नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़े गैप के बाद आ रही है, पर कुछ प्रोफेशनल बिजीनेस पीछे बहुत ज़्यादा रही। तो बहुत सारे आपके इनपुट्स आ रहे हैं, आप बहुत सारी क्वेरीज को रेज कर रहे हैं, और जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं बहुत रिलेवेंट हैं। और क्योंकि ये प्रोसेस का एक पार्ट है, जब भी हम किसी पेट्रोल पंप को लगाने की कोशिश करते हैं या हम इस प्रोसेस में जाते हैं तो उसमें बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। मैंने पहले भी पुरानी वीडियोस में कहा है कि एक एक्सप्लोजिव का भंडारण अपने आप में जो है बहुत सारी एनओसीज को इनवाइट करता है। उसमें से एनओसीज बहुत ही हाईली टेक्निकल भी होती हैं और नॉन टेक्निकल भी होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी लेने के लिए हमें इन सब एनओसीज को मैनेज करना पड़ता है। तो आपके जो इनपुट्स हैं वो राइट फ्रॉम द ग्राउंड आ रहे हैं, और वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं जो आप साइट पे फेस करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। और ये जो प्रॉब्लम्स आप शेयर कर रहे हैं, जो चैलेंजेस आप शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं या इस प्रोसेस से गुजरना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये दोस्तों, क्योंकि ये जो आप फील कर रहे हैं वो नेचुरली जो नीचे नेक्स्ट एप्लीकेंट्स आएंगे, नेक्स्ट एलओआई होल्डर्स आएंगे उस पूरे प्रोसेस में, तो जो आप जर्नी पूरी कर चुके हैं वो जर्नी वो प्रकाश करेंगे। तो जिन लोगों ने जर्नी पूरी कर ली है, मैं देख रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल पे वो दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म का एक्चुअल में राइट यूज हो रहा है और आप दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो मेरी इसमें रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इस फोरम को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये चैनल आपका है, ये फोरम आपका है। सिर्फ मैं अपनी एक पर्सनल ओपिनियन और गाइडेंस देने के लिए, अपने अनुभव को आप लोगों से शेयर करने के लिए बीच में आता हूँ। वट एवर आई से, जो भी मैं आप लोगों से वीडियो से कहता हूँ, वो वीडियो में जो भी मैं कहता हूँ वो मेरा अपना ओपिनियन होती है। आप लोग भी उसमें अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक नया ट्रेंड चाहता हूँ स्टार्ट करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके क्वेश्चंस को भेजिए, तो उन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशंस में हो सकता है उन वीडियो को टेकअप किया जाए और आपकी वीडियो को जो है अपनी वीडियो के साथ लगाया जाए, क्योंकि आप लोग की प्रॉब्लम्स बहुत स्पेसिफिक हैं और बहुत टू दी पॉइंट जो है हर एप्लीकेंट की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगी। तो आज हम बेसिकली कुछ ऐसी क्वेश्चन आंसर सेशंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे जो रिपीटेडली आपकी तरफ से आ रहे हैं, नए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं, हो सकता है पुराने पहले भी किसी वीडियो में एड्रेस किए गए हों, उनकी भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो वीडियोस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो कंसल्टेंट्स हैं उनका भी इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, जो आर्किटेक्ट्स हैं और जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, ओएमसीज के, उनकी भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं पर्सनल विंडो पे और यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम पे। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा अपना अगर इंट्रोडक्शन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली ये वीडियोस हर कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस में उनकी प्रॉब्लम्स को लेंगे और कोशिश करेंगे इसका रिजोल्यूशन दिया जाए आपको। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ आखिर तक, और एक रिक्वेस्ट के साथ कि वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज आपके जो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कई बार पुराने क्वेश्चन आंसर सेशन में टेकअप किए गए हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, रिवाइंड कर करके देखिए, आपके चैलेंज का या आपकी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो जरूर इसमें कहीं ना कहीं निहित है, और आपको जो है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत एक्सपीरियंस्ड ओपिनियन मिल सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिजाइनर। तो चलिए हम बात करते हैं। तो पहले मैं जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों। एक कोई साइट है, उस पर जो है एक प्रोसेस चल रहा है एनओसी का। उसमें क्या हुआ, सपोज करिए कि वो मेरी साइट है, उस पर क्या हुआ कि मैंने जो है शुरू में कंपनी ने मुझे ड्राइंग्स बना करके दी, तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एनओसीज के लिए अप्लाई कर दिया 30 मीटर राइट ऑफ वे के साथ। उसके बाद जब वो फाइल जो है एनएचएआई में गई तो एनएचएआई वालों ने कहा कि यहाँ का राइट ऑफ वे 22.86 मीटर है या उससे कम है। तो जो एनएचएआई की एनओसी थी वो हमने उस पर अप्लाई कर दी, और एनएचएआई की एनओसी आ गई अब एक लेसर आरओडब्ल्यू पे, और जो बाकी की एनओसीज हैं बाकी डिपार्टमेंट की वो सारी आ गई एक हायर आरओडब्ल्यू पे। तो अब ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी किस पे होगी, किस वाली ड्राइंग पे करनी चाहिए, लेसर आरओडब्ल्यू पे कि हायर आरओडब्ल्यू पे, और पैसों की एनओसी किस पे होनी चाहिए। ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और मैं जो है इस वीडियो के आखिर में इसका रिप्लाई दूंगा, बिकॉज ये बहुत ही एक कॉमन इश्यूज है जो आता है एलओआई होल्डर्स के थ्रू आता है।
कंपनी के ऑफिशियल्स भी इस पे डिस्कशंस करते हैं। मैं इस पे अपना ओपिनियन जरूर दूंगा। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि फ्रेंड्स, आप अपनी जो एनओसी अप्लाई करते हैं उसमें कोशिश करिए कि ड्राइंग सेम हो, सिमिलर ड्राइंग्स हो, क्योंकि ड्राइंग्स के वेरिएशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आज नहीं तो फ्यूचर में आएंगी। कंपनी के ऑफिशियल्स ओएमसी के आज हैं या नहीं है, आप अपनी विजडम से डिसीजन लीजिए कि आपको एनओसी किससे लेनी है। बिकॉज अगर आपने पेट्रोल पंप या अपने किसी भी रिटेल आउटलेट को अगर आपने ज्यादा ROW कम छोड़ के बना लिया और आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी ज्यादा ROW पे है, देन दैट में बी एन इशू आफ्टरवर्ड्स। इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। मैं इसका जवाब आपको आखिर में दूंगा। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। सबसे पहले मैं ये ऐड कर दूं, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है 1-to-1 सपोर्ट पे आए हैं। जिन्होंने टेलीफोनिक क्वेश्चंस किए हैं उनका टेलीफोनिक रिप्लाई दिया गया है। बिकॉज 1-to-1 सपोर्ट उन लोगों के लिए है जिन लोग को स्पेसिफिकली बात करनी है, व्हाट्सएप के थ्रू चैट करना चाहते हैं या वो बात करना चाहते हैं मुझसे या मेरी टीम से। तो जब वो 1-to-1 सपोर्ट ऑप्ट करते हैं तो उनको जो है एक नंबर दिया जाता है जिस पे बात करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। एक सेशन में जितनी चाहे क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेरीज जो है 1-to-1 सपोर्ट पे आई हैं और कुछ क्वेरीज जो है कॉमन प्लेटफॉर्म पे आई हैं। बट रेस्ट अश्योर्ड, अगर आप कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे, आप जो है टेलीग्राम पे या आप अपने यूट्यूब पे अगर अपनी क्वेरीज भेजेंगे तो इक्वली कैपेसिटी के साथ, इक्वली एंथुजियाज्म के साथ उनको भी आंसर किया जाएगा। अगर आप 1-to-1 पे सपोर्ट करते हैं, 1-to-1 सपोर्ट आप तभी ऑप्ट करिए जब आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स का एक स्पेसिफिक, एक जो है कस्टमाइज प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। तो अब हम बेसिकली दोस्तों पहला क्वेश्चन टेकअप करते हैं। मैं ये डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा, डिफरेंशिएट नहीं करूंगा कि कौन सी क्वेरी 1-to-1 सपोर्ट पे आई है और कौन सी क्वेरी जो है यूट्यूब पे आई है, कौन सी टेलीग्राम पे आई है, कौन सी पर्सनल विंडो पे आई है। ना मैं नाम शेयर करूंगा। हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, चैलेंज की बात करेंगे, उनके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन टेकअप करता हूं दोस्तों। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेल आउटलेट, जो ड्रेन था, बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे का बैकग्राउंड बता दूं, कोई बाईपास किसी एरिया को किया गया, वो लैंड बहुत डीप था। सपोज वो लैंड जो है लगभग 6-7 मीटर डीप था। उस पे जो है रिटेल आउटलेट को अप्लाई किया गया उस बाईपास पे। उसके बाद उसका अप्रूवल हो गया और उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन करने की बात आई तो क्वेरी ये आई है दोस्तों, जो LOI होल्डर उनकी तरफ से क्वेरी ये आई है कि ड्रेन कहाँ से लेकर के आए। क्योंकि जब उस लैंड को फिल किया गया उसके बाद जो है वो लैंड लगभग 7 मीटर ऊंचा उठ करके 6 मीटर एंड अबो ऊपर आकर के वो एट पार हुआ, उसकी एक्सेस हुई उस बाईपास से, उस बाईपास हाईवे से। तो अब जो है आसपास की प्रॉपर्टी सारी नीचे है, वो जो है 6-7 मीटर डाउन है। तो अब अपनी प्रॉपर्टी का, रिटेल आउटलेट का जो है वो ड्रेन का जो इनवर्ट लेवल है, डाउन लेवल है, वो कहाँ से लिया जाए, ये क्वेरी आई है। बिकॉज इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर था या जो कंपनी के ऑफिशियल से वो उनको ये राय दे रहे थे कि आप जो है 6-7 मीटर नीचे से जो है अपने ड्रेन को बना के लाइए। कैन यू इमेजिन 2 मीटर वाइड ड्रेन जिसको 6-7 मीटर नीचे से लेकर के आना, हाउ विल बी इट, व्हाट डू यू से। बिकॉज उनका यह कहना था कि जो आसपास की प्रॉपर्टीज है उनका ड्रेनेज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जब एक कम्युनिकेशन हुआ, इस पर डिस्कशन हुआ, तो एक बात बहुत खुल के आई कि बहुत जल्दी जल्दी आसपास के लोग जो है फिलिंग कर रहे हैं और अपनी जो है लैंड को जो है फिल करके ऊपर के लेवल पे ला रहे हैं और अपने एस्टेब्लिशमेंट्स बना रहे हैं। बिकॉज हाईवे बहुत ऊपर आ गया था और एक्सेस परमिशन दी जा रही थी, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, इट वाज नॉट ए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जो मैंने उनको राय दी है, मैंने उनको बताया कि आप अपना जो लेवल है वो ऊपर से जो है, जो आपका लेवल है ड्रेन का टॉप लेवल, उससे 1.5 या 2 मीटर लेके चलिए। बट अगर स्पान आपने 2 मीटर का अप्रूव कराया तो उससे 2 मीटर ही लेके चलिएगा। और जो आपका पानी का डिस्पोजल है उसको कोशिश करिए कि आप अपने ही लैंड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ डिस्पोज करिए, एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज में मत डालिएगा, क्योंकि आपके ड्रेन का इन्वर्ट लेवल ऊपर हो जाएगा और आप एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी को अगर ओन नहीं करते हैं। तो उन्होंने बताया कि एडजॉइनिंग भी कुछ प्रॉपर्टीज उनकी हैं, देन ही कुड हैव डिस्पोज्ड ऑफ, उनको डिस्पोज ऑफ करके अल्टीमेटली वो उसको ले सकते हैं। बट दोस्तों मेरा ये कहना था कि अगर आप 6 मीटर 7 मीटर से डेप्थ ड्रेन को लेके आते हैं देन दैट इज नॉट करेक्ट। बिकॉज अल्टीमेटली जो है जो साइड के एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट था वो बहुत फास्ट था, वो भी धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगी। तो ड्रेन आपका जो है प्रैक्टिकली डिफंक्ट हो जाएगा। वैसे भी नॉर्मली जो इस तरह के ड्रेन्स होते हैं जो रिटेल आउटलेट्स पे बनते हैं, प्रैक्टिकली वो डिफंक्ट ही होते हैं। बिकॉज उनका अलाइनमेंट जो होता है कभी भी नेचुरल ड्रेन के साथ नहीं होता, जो कि गाइडलाइन के स्प्रिट में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कॉस्ट की बहुत सेविंग है, एक हैसल है, एक हैसल खत्म होता है और ड्रेन को जो है ऊपर से बनाइए। तो इसमें जो है मेरा ओपिनियन ये था और मुझे लगता है कि इस क्वेरी से उनका कुछ रिजोल्यूशन हुआ होगा, क्योंकि ड्रेनेज एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। जब हम फाइनल एनओसी की बात करते हैं तो ड्रेन की बहुत थरोली चेकिंग होती है
और रोड के रिस्पेक्ट में जो आपका ड्राइवे का लेवल होता है, जो ड्रेन का टॉप लेवल होता है, उसकी बहुत स्क्रूटनी होती है। तो आप इसका बहुत ध्यान रखिए कि आपके ड्रेन्स प्रॉपर होने चाहिए। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, जो कि क्लैरिफिकेशन से कंसर्न है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत एक्टिवेट हो गई हैं। पर्सनली जो लोग मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं वो मुझे पर्सनली लेकर के आ रहे हैं, इस क्लैरिफिकेशन में हमारी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि हमें पेट्रोल पंप्स लगाना ही लगाना है। दोस्तों क्लैरिफिकेशन में जो मोस्ट रिपीटेड क्लैरिफिकेशन है वो ये है, हमारे लैंड के ज्वाइनिंग में जो इंटरसेक्शन आ रहे हैं, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी के 1 आ रहे हैं, इस पे हम क्या रिप्लाई बनवाएं। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो में, जो कि मैंने ऊपर जो है डिस्प्ले कर दी है, कि आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प करे, आपको LOI को फैसिलिटेट करे। एक कॉमन लैंग्वेज जैसे हमें मिलती है NHAI से कि आप फला फला गाइडलाइन के अंदर, 2020 की गाइडलाइन के अंदर आप जो है प्रपोजल को जमा करिए, हम इस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे, कॉमन लैंग्वेज होती है। बट ये गलत है दोस्तों, इससे आपको LOI नहीं मिलेगी। तो आप कोशिश करिए कि लैंग्वेज ऐसी हो जो परसुएसिव हो, जो ऑयल कंपनी को कन्विंस करे। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दूं कि जो इंटरसेक्शंस होते हैं आसपास के, अगर आप गाइडलाइन को ध्यान से पढ़िए, अगर आप सर्विस रोड का प्रोविजन करते हैं तो गाइडलाइन साफ साफ कहती है इंटरसेक्शन अगर आ रहे हैं तो आप सर्विस रोड का प्रावधान करके NOC ले सकते हैं। बट वहाँ पे राइट ऑफ वे होना चाहिए, वहाँ पर सर्विस रोड की फिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि अपने क्लैरिफिकेशन में इसको ऐड करिए। ये क्वेरी बहुत ज़्यादा आई है दोस्तों क्लैरिफिकेशन में, किसी के मीडियन कट आ रहा है, किसी के इंटरसेक्शन आ रहा है। तो यहाँ मैंने आपको जो है उसकी रिप्लाई देने की कोशिश की है कि आप कैसे इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आ रहा है कि जो एक रिटेल आउटलेट है वो एक शहर के अंदर से जा रहा है, कंजस्टेड एरिया है और वो नेशनल हाईवे भी है, तो क्या NHAI की NOC लेनी जरूरी है या PWD डिवीजन की NOC लेनी जरूरी है? हाँ दोस्तों जरूरी है। अगर वो एक प्रेस्क्राइब्ड, एक नोटिफाइड NH है तो आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी की NOC लेनी है। बाईपास हो गया है तो हो सकता है ग्रेजुअली धीरे धीरे उसका स्टेटस खत्म हो जाए, बट अगर अभी वो नेशनल हाईवे है और अगर वो नोटिफाइड है तो आपको उसकी NOC लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको जो लोकल अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसकी भी आपको NOC लेनी है। अगर टाउन प्लानिंग एप्लीकेबल है तो आपको उसकी भी NOC लेनी है और आपको सारे नॉर्म्स अप्लाई करने हैं। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने देखा है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि NHAI का राइट ऑफ वे कम होता है, बट जो लोकल अथॉरिटी होती है या टाउन प्लानिंग होती है, उनकी जो रोड की, जो मास्टर प्लान की रोड की विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आपको अल्टीमेटली उस पे NOC लेनी है जो सुपरसीड करे, पर दोनों गाइडलाइंस का कंप्लायंस होना चाहिए, बल्कि सारे नॉर्म्स का कंप्लायंसेस होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेकअप करना चाहूंगा जो कि कंसिडरेटेड है, कि फाइनल NOC से कंसर्न्ड है कि फाइनल NOC में कितने फोटो लगने चाहिए और किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों मैंने फाइनल NOC की जो अपनी वीडियो उसमें साफ साफ कहा था कि आपकी वीडियो बहुत क्लियर कट बताए कि आपकी अप्रोचेस कैसी हैं। अगर आपने ADA लेन बनाई है तो आपकी ADA लेन कैसे एंटर हो रही हैं, कैसे एग्जिट हो रही हैं, आपकी बिल्डिंग का भी व्यू होना चाहिए। तो आप कोशिश करिए एक मूव करके आप वीडियो बनाइए पूरा रिटेल आउटलेट के अंदर से, जिसमें ड्रेन भी कवर हो, आपके साइनेज भी कवर हो, और जिससे पूरा एक व्यू आए एंट्री करते समय, एग्जिट करते समय, और कि क्या क्या चीज़ें उसमें विजिबल हैं। टॉयलेट्स को भी टेकअप करिए, जिससे अंदर के जो हमारे फिटिंग एंड फिक्चर्स हैं वो सारे क्लियर हों। आपका जो पोर्टेबल वाटर है, बिकॉज उसका एक बोर्ड कंपलसरी होता है, आपने देखा होगा, वो हमें जो है अप्रूवल लेटर के साथ मिलता है, वो भी साथ में जो है आप लगवाइए और उसकी भी आप उसको भी वीडियो में कवर करिए। इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। तो ये मुझे लगता है कि जो फाइनल NOC है बहुत टैक्टफुली आपको लेनी है, और आपको जो है 2 साल के अंदर अंदर लेनी है। इसका टाइम पीरियड है। फोटोग्राफ्स आप उतनी लगा सकते हैं जितने पे NHAI कन्विंस हो, वीडियो सही होनी चाहिए, ये इसका बेसिकली क्राइटेरिया है। बाकी कुछ लोगों ने पूछा है कि फीस की एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया है, इसको भी मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। अगर आपने 2 साल पहले अगर NOC ली है और आज आप उसका फाइनल NOC ले रहे हैं, तो जो डिफरेंस है लाइसेंस फी का वो आपको देना है, जो कि 5% हर साल बढ़ता है, अगर आपकी पुरानी गाइडलाइंस है, अप्रूवल है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं एक और टेकअप कर लेता हूँ, उसका आंसर दे देता हूँ रादर, कि 2013 की जो गाइडलाइन थी दोस्तों, उसमें जो एग्रीमेंट होता था, लाइसेंस एग्रीमेंट जो आप सरकार के साथ साइन करते थे, वो 5 साल के लिए वैलिड था। 2020 की गाइडलाइन है 26 जून की, वो जो है हमारा 15 ईयर्स के लिए वैलिड है। कोशिश करिए कि आपका जो एग्रीमेंट फाइनल NOC का साइन हो वो 2020 की गाइडलाइन पे साइन हो, उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और ज़्यादा अच्छा है। एक क्वेश्चन दोस्तों इससे जुड़ा हुआ ये आया, जो कि कई बार लोगों ने पूछा है, हमें बैंक गारंटी कब देनी है, फीस कब जमा करानी है, अप्रूवल की फीस कब जमा करानी है, और इसका थोड़ा सा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को भी टेकअप कर लेता हूं। जब हम
आपकी जो गाइडलाइन, जब आपकी जो प्रपोजल को एनएच के पोर्टल पे सबमिट करते हैं दोस्तों, तो अभी क्या है कि जो एनएच का पोर्टल है उसमें अगर साथ में हम 10,000 प्रोसेसिंग फीस जमा ना कराएं तो वो प्रपोजल अब सबमिट नहीं होता। इनफैक्ट दिस इज ए ड्रॉबैक विद द वेब पोर्टल, क्योंकि जिन लोगों ने पहले 10,000 रुपीज जमा कराए हुए हैं, मैंने इस बात को पहले भी पुरानी वीडियो में लिया था, उनको दोबारा फीस जमा करानी पड़ रही है और प्रोसेस में रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये क्वेरी बहुत सारे कंसल्टेंट से भी आई है, आर्किटेक्ट से भी आई है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इसमें क्या करें दोस्तों। अभी तो जो है इस पर कम्युनिकेशन हुआ, मिनिस्ट्री से कोशिश कर रहे हैं कि ये भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। अगर किसी ने पैसा जमा कराया तो रसीद लगा करके आप फाइल को अपलोड कर पाए, बट अभी तक ये हो नहीं पाया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 20,000 दोस्तों आप चाहें तो साथ में जमा करा दें या आप बाद में भी जमा करा सकते हैं अगर पोर्टल एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ केस में हमने देखा है कि पोर्टल साथ में एक्सेप्ट नहीं करता। जब आपकी फाइल प्रोसेस होती है, आगे रिकमेंड होती है, उस समय आप 20,000 जमा करा सकते हैं। और 20,000 आप दोस्तों जाकर के, अभी क्या है कि जो हमारा वेब पोर्टल है वो आपको पूरे प्रोसेस में जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको जो है भारत कोष पे ले जाता है। अदरवाइज आप भारत कोष पे डायरेक्ट जाकर पहले पैसे जमा कराते थे या फीस जमा कराते थे, वो हम लगता है कि अब भी जाके कर सकते हैं इसमें। और जब आपका अप्रूवल हो जाता है दोस्तों, तो आपको जो है जब अप्रूवल लेटर के साथ आपको बैंक गारंटी जमा कराने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं प्रोविजनल अप्रूवल के समय, और कई केसेस में आपको जो है लाइसेंस फी भी जमा करने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक गारंटी आपके अप्रूवल के समय होनी चाहिए। अगर आप पहले दे देते हैं तो उसकी वैलिडिटी का जो पीरियड है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है, बिकॉज दैट शुड बी वैलिड फॉर 2 years + 3 months जो हमारी गाइडलाइन बोलती है। तो अगर आपने पहले ही साथ में बैंक गारंटी दे दी अप्रूवल की एप्लीकेशन के साथ, आपका अप्रूवल 3 महीने में हुआ, 4 महीने में हुआ, किसी वजह से 1 साल में हुआ, तो आपकी बैंक गारंटी का जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो उसको आप डिमांड पे दीजिए, या जब आपको कंफर्म हो जाए अप्रूवल हो रहा है तभी आप दीजिए। ये दोस्तों मुझे लगता है आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया होगा। और आपको बैलेंस की जो लाइसेंस फी है, जैसे सपोज करिए 2,50,000 हमारी 2020 में थी एज पर न्यू गाइडलाइन, आपने 2022 में अगर जाके अपना फाइनल एनओसी के लिए अप्लाई किया विद इन 2 year, जो कि मैंडेटरी आपको अप्लाई करना है, तो जो 2 साल का बैलेंस है दोस्तों 5% के हिसाब से वो आपको एडिशनल पे करना है एट द टाइम ऑफ फाइनल अप्रूवल। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी। नहीं होगी तो कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछिए, मैं दोबारा रिप्लाई दूंगा। कुछ आर्किटेक्ट्स और कुछ उनका जो है कंसल्टेंट्स का ये क्वेरी आई है, मैं उसको भी टेकअप कर लेता हूं कि जब वो एनएच की वेबसाइट पे पोर्टल पे जब वो अपलोड करते हैं अपनी फाइल को तो उनको उनके सेक्शंस नहीं दिखते, नेशनल हाईवे नहीं दिखता। तो अभी जो प्रेजेंट दोस्तों पोर्टल है उसमें 4 लेनिंग 6 लेनिंग हमें सब डालनी पड़ती है। तो इसका बहुत ध्यान रखिए कि वो प्रॉपर होनी चाहिए, और आपका सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे स्ट्रेच नहीं दिख रहा है, हमें भी नहीं दिखता है कभी कभी, तो उसके लिए आपको एनएचआई को लिखना पड़ता है कि उसको ऐड कर दें। उसको ऐड करने के बाद ही दोस्तों सेक्शन को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो चेन्नई या वो लोकेशन एडेड नहीं तो आप उसको भी अप्लाई वहां पर जो है मेल पे डालिए, तो वो लोग उसको ऐड कर देते हैं। मुझे लगता है आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। बट कुछ बग्स हैं ऑफ कोर्स, जब हम फाइल को अपलोड करते हैं तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो जाएगा, जो कि गाइडलाइन की स्पिरिट है, जो कि एक्चुअली अभी हो नहीं रहा। तो मुझे लगता है इसके लिए हम सबको सतत प्रयास करने चाहिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये आया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी जो है वो कब तक मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, कई लोग पूछ रहे हैं दोस्तों कब तक। ये सवाल आप लोग क्यों पूछते हैं? तो आपकी कैपेबिलिटीज पे है। सिर्फ मैं आपने पहले भी एक वीडियो में आंसर दिया है, क्वेश्चन आंसर में, आप चाहें तो उसे 30 दिन में ला सकते हैं सारी एनओसी, अगर आप मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे 45 डेज में ला सकते हैं, आप चाहें तो उसे 2 साल में ला सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप जितना जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि डीएम की एनओसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी कुछ भी नहीं है, इट्स ए कंपाइलेशन ऑफ अदर एनओसीज। जब आप सारी जगह के एनओसीज ले आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी उसी के बेसिस पे जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर देता है। और कुछ लोग कह रहे हैं एनओसी बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ दोस्तों, बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें अंडर द टेबल बहुत एक्सपेंसेस हैं। ये इनपुट्स आपका ही है। कुछ लोगों ने फिगर भी दिए हैं, मैं उनको कोट नहीं करूंगा, और ये फिगर उन्होंने एनएचआई के लिए दिए हैं, बिकॉज दैट इज नॉट ए डेकोरम। तो ये आप लोग इसका बहुत ध्यान रखिए। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन से एक्सपेंसेस कितने यहाँ आते हैं, सो दैट आप उसमें मिसगाइडेड ना हो। और दोस्तों एक इसमें क्वेरी से जुड़ी हुई ये भी आई है कि एनएचआई का जो है कहीं कहीं पे जहाँ पे जो अभी अंडर स्ट्रेंथन है, जहाँ पे रोड बन रही है, वहाँ पे पीडी जो है, एनएचआई जो है वहाँ पे एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दोस्तों मेरे हिसाब से गलत है दोस्तों।
अगर डीपीआर अप्रूव हो चुकी है, अगर नहीं भी हुई है तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ, ज़्यादा राइट ऑफ वे के साथ, ज़्यादा बिल्डिंग लाइन के साथ मुझे लगता है प्रपोजल एक्सेप्ट करने चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है। अगर वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट्स जो रिटेल आउटलेट के प्रपोजल हैं दो शुड बी एक्सेप्टेड और उनकी एनओसी जारी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हुई होंगी। मैं एक दो क्वेरीज को और टेकअप कर लेता हूँ दोस्तों। कुछ लोग का ये कहना है कि जो क्लैरिफिकेशन मिलते हैं उस पर जो हमारी कंपनी ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करती, अगर आप अच्छी से अच्छी लैंग्वेज भी लिखवा के लाइए। दोस्तों ये बात तो मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है लैंग्वेज को, आपको वो लेकर के आनी है, उनको सूट करनी चाहिए। अगर वो नहीं सूट करती है, आप भले कितना पैसा खर्चा करके लाए हो, तो उससे आपकी जो है LOI आपको नहीं मिल पाएगी। इसका आप ध्यान रखिए। तो लैंग्वेज के फॉर्मेट्स आपको कंपनी के जो अधिकारी हैं वही दे देते हैं, उनसे ले लीजिए, या कोई आपका रिलायबल कंसल्टेंट हो, आर्किटेक्ट हो, उससे ले लीजिए। और मैं दोस्तों इसमें आपसे एक बात और करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो कंसल्टेंट्स ने ड्राइंग बनाई या जो उन्होंने जो एक अपना पहले अप्रूवल लिया पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से, उसमें बहुत ज़्यादा, अब नई गाइडलाइन में बहुत प्रावधान ऐसे हैं जिससे उनको रिलैक्सेशंस हो रहा है, तब वो क्या करें। दोस्तों मेरी उसमें राय यही है कि अगर रिलैक्सेशंस हो रहा है, फाइनल एनओसी में जो है आप अपनी ड्राइंग जो है कंप्लायंस करते हुए जमा कर सकते हैं, या अगर आपको बहुत लग रहा है कि वायलेशन हुआ है या आपने बहुत ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस कर लिए हैं, तो आप जो है दोबारा भी अपनी अप्रूवल लेकर के फाइनल एनओसी दोनों साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा भी प्रावधान है, ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि उससे कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं कि आप 1 किलोमीटर या 400, 500, 6 मीटर की सर्विस रोड को बनाइए। सर्विस रोड आपको 7 मीटर चौड़ी ही बनानी है, ROW अवेलेबल होनी चाहिए, और वो आपको अपनी कॉस्ट से बनानी है। इसलिए अंडरटेकिंग देते समय बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी जो बार बार आती है वो ये आती है कि कौन सी कंपनी का पंप लगाएं, आप जियो BP की वीडियो को बनाइए। तो दोस्तों जियो BP की वीडियो की मैंने एक बनाई थी जब इसमें एक टाई अप हुआ था जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम में, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन ना क्योंकि लोग जियो BP के लिए बहुत पीछे भाग रहे हैं या बहुत क्वेरी कर रहे हैं, तो मैं स्पेसिफिक वीडियोस पे जरूर बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के ये चैनल आप लोग का है, आप लोग के कहने पे ही चलेगा। तो उसमें बहुत, लेकिन मैं कुछ आपको इनपुट्स दे दूं, आपकी क्वेरीज कुछ तो रिजॉल्व हो जाएंगी। जियो BP ने कुछ लोकेशंस अपनी सेलेक्ट कर ली हैं, उन्हीं लोकेशंस पे या उन्हीं एक स्ट्रेच में जो है वो जो एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनकी सुटेबिलिटी को एंटरटेन कर रहे हैं। अदरवाइज आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के, जिसका कि लिंक मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिया था जियो BP में, मैं दोबारा नीचे दे रहा हूँ, आप अपने जो है डिटेल शेयर कर सकते हैं। अगर वो मैच करेगा उनकी रिक्वायरमेंट से, उनकी सिलेक्टेड लोकेशन से, तो क्योंकि जियो और BP की जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे आर वेरी क्लियर उन्हें कहाँ लगाने हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव शायद ना हो, बेसिकली कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव होगा उनका। तो अगर आपकी लोकेशन मैच करेगी तो आपको कॉल करेंगे, नहीं करेगी तो आपको उनको जो है सेल्स अफसर को कॉल करके पूछना होगा, या आपको उनकी रिक्विजिट लोकेशन पे अप्लाई करना होगा। तो इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिए। इसीलिए कुछ लोग के इनपुट्स आ रहे हैं कि हमने अप्लाई किया, वहाँ पर उनको कोई जवाब नहीं आया, या इट इज़ नॉट आंसर्ड, द मेल्स हैव नॉट बीन आंसर्ड। तो इसका एक ही है कि आप उनकी लोकेशंस को पहले पूछ लीजिए, वहाँ अप्लाई करिए, या बहुत अच्छी लोकेशन हो तो आप उनके सेल्स एरिया हेड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वो एप्लीकेशन को कंसीडर करें, वहाँ बहुत ट्रैफिक है। और जियो BP के बारे में थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास 2.5-3 करोड़ का बजट हो, अच्छी लोकेशन के अलावा अच्छा फ्रंटेज हो, तभी आप उसमें जाइए। जहाँ तक ये क्वेरी है कि किस कंपनी को ऑप्ट करें, जियो BP को करें या किसी सरकारी OMC को करें, दोस्तों मैंने इसमें पहले भी आपको रिप्लाई दिया है। आप अगर हाई बजट वाले हैं, हाई एंड जाना चाहते हैं, तो आप जियो BP पे जा सकते हैं। आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कूली आपको जो है फ्यूल सेल करना है, मैं दोस्तों यहाँ पे कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सरकारी OMCs हैं उन पे अच्छी सेल नहीं आती, उन पे बहुत अच्छी सेल आती है दोस्तों। बहुत सारे पंप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो कहीं कहीं जो है जियो BP के भी उनके पेट्रोल पंप से या उनके जो फ्यूल स्टेशन हैं उनसे अच्छा कर रहे हैं। बट जियो BP बहुत लार्ज स्केल पे ब्रांडिंग पे जा रही है दोस्तों। तो एक ये भी रीज़न है कि जियो BP जो है लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, उनको एल्यूर कर रही है, बीइंग ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बहुत सावधानी से अपना सिलेक्शन करिए, और अगर आपको लगता है कि जियो BP के लायक आपका माइंडसेट है, इतना फंड्स आप लगाना चाहते हैं और आप बहुत अच्छी सेल कर लेंगे, 500-600 KL कर लेंगे, तो मुझे लगता है यू कैन गो फॉर जियो BP। अदरवाइज आप सरकारी OMCs के लिए जा सकते हैं। एक क्वेरी दोस्तों आई है कि नायरा में पेट्रोल पंप लगाएं या ना लगाएं, नायरा की LOI मिल रही है। ये डिसीजन दोस्तों आपका है। नायरा
जो है पहले जो एसआर के नाम से उतनी अच्छी रेपुटेशन को नहीं ग्रैब कर पाई, एवरेज सेल भी बहुत कम है। पर मैं दोस्तों ये नहीं कहूँगा कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो अपने जो रिटेल आउटलेट हैं उनको जो है वो एक ब्रांडिंग करें और एक अच्छे स्केल पे ले जाएं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, नायरा के पेट्रोल पंप्स ओनर को, जो कि टच में हैं, बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं दोस्तों। बहुत कुछ ये आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। मैंने एक सेल पे वीडियो बनाई थी, उसको देखिए, लेकिन सेल पे मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक आपको रिप्लाई दे दूं, जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपकी बाकी सारी एनओसीज जो हैं वो ज़्यादा राइट ऑफ वे पे हो गई हैं और आपकी जो एनएच की एनओसी है वो कम राइट ऑफ वे पे हुई है, तो आप किस पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी किस पे लेनी चाहिए या फाइनल एनओसी किस पे लेनी चाहिए। दोस्तों मेरी इसमें एक आपको बहुत एक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, ऐसे केसेस में बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं। अगर आप राइट ऑफ वे ज़्यादा रख के दोस्तों सारी एनओसीज ले लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी ले लेते हैं और आप पेट्रोल पंप को अपने फ्यूल स्टेशन को नज़दीक ले आते हैं, रोड के नज़दीक ले आते हैं, मतलब आप कम राइट ऑफ वे छोड़ते हैं, तो दैट कैन ऑलवेज बी एन इशूज़। क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो हमेशा आपकी जो है लाइसेंसेस को चेक करती रहती है। तो कोशिश करिए कि अगर आपने कम राइट ऑफ वे पे अपनी एनओसीज को लिया है और आप पीछे जाना चाहते हैं तो वो एक पॉजिटिव सिम्टम है, वो दैट कैन बी मैनेज्ड, बिकॉज उसके बीच का लैंड नेचुरली आपकी ओनरशिप में होगा। बट हमेशा जब आप अपनी एनओसीज आगे से लेते हैं और आप अपने पेट्रोल पंप, अगर आप अपनी एनओसीज पीछे से लेते हैं और अपने राइट ऑफ वे ज़्यादा लेकर के लेते हैं और आप अपने पेट्रोल पंप को आगे ला के बनाते हैं, सो दैट इज़ ऑलवेज ए क्वेश्चन। तो अब इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप कोशिश करिए कि आपका राइट ऑफ वे प्रॉपर हो, आपकी सारी एनओसी सेम हो और आप जितने राइट ऑफ वे पे, जितने कम से कम राइट ऑफ वे पे एनओसी ले सकते हैं वो ले लीजिए। जिस पे आपने पेट्रोल पंप बनाया है उस पे आप अपनी एनओसी को लीजिए। ये मैं अपनी जो पहली क्वेरी मैंने शुरू में ली थी उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। और ये जो मेरा आंसर है वो बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है, बहुत सारे चैलेंजेस का जवाब देता है। क्योंकि ऐसा ही मेरे पास एक केस आया है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लूँगा इसमें, जिसमें जो है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो अपनी एनओसी ली, प्राइमरी जो प्रोविजनल अप्रूवल है उन्होंने लिया अपना 22.86 मीटर पे एनएच पे। उसके बाद जब वो अपना रिटेल, उन्होंने सारी एनओसी, उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी भी उस पर हो गई। उसके जब अपना जो रिटेल आउटलेट का जब कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया तो पीडब्ल्यूडी में उनका दोस्त कहीं से बन करके आ गया, एक ऑफिसर बन करके आ गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के आ गया। जब वो बनाने लगे तो एक दिन वो रिटेल आउटलेट पे है, उसने कहा कि इतनी ज़मीन क्यों छोड़ते हो, यहाँ पे तो ROW और कम है, 20 मीटर छोड़ दो, 18 मीटर छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है मैं ज़मीन को छोड़ दूँ, उन्होंने 18 मीटर पे पंप बना दिया। एंड दैट बिकेम एन इशू आफ्टरवर्ड्स। क्योंकि एनओसीज जो थी वो सारे 22.5 मीटर पे थी, 22.86 मीटर पे थी अप्रॉक्सीमेटली, और रिटेल आउटलेट बन गया 18 मीटर पे, कम पे बन गया। तो कुछ कंप्लेनेंट्स बहुत होते हैं दोस्तों, कुछ लोगों ने कंप्लेन की तो इशू बन गया। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको प्रोफेशन जो है सीना ठोक के करना है, लॉन्ग टर्म में करना है इस बिजनेस को, तो अब इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। बहुत कॉन्शियस रहिए, ड्राइंग सेम होनी चाहिए। अगर आपको जरा भी लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो 1-to-1 सपोर्ट को लीजिए, ऑप्ट करिए, डिस्कशंस करिए। हेल्दी डिस्कशन से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आपके क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं, मेरे जवाब भी बहुत लंबे हैं उसके साथ साथ, तो मैं लगता है कि इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करूं और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा विद इन वीक GOBP को कवर करूं। और एक लॉन्ग बेंडिंग टॉपिक है, वो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे, ओनरशिप पे, उसको कवर करूं। मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूं, टाइम्स के कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, इसलिए वीडियो शायद फ्रिक्वेंसी कम हो गई है। बट आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, आपको निराश नहीं होने दूंगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, आपकी कुछ नॉलेज को बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं जो हमारी फील्ड है उसमें थोड़ा सा स्टिमुलस करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। उन लोग को ज़रूर करिए जो डिप्राइव्ड हैं, जिनको जो है उनके क्वेश्चंस का, चैलेंजेस का आंसर नहीं मिल पाता, और कंपनी के अधिकारी भी सीधे मुंह बात नहीं करते, बिकॉज ये इनपुट्स आप लोगों से भी आए हैं। तो इस वीडियो को जो है देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एनर्जाइज रहिए, औरों को भी जो है एनर्जाइज रखिए, माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं है, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।